You all are most welcome, my dear student of class 7th. I hope you studied this second chapter. And in last class, few of the exercises we completed. We completed up to exercise number D. Now it's a time to face the exercise number E, that is the based on question and answer. So, student, be ready. I am giving the standard of the answer here in the blank place, and I will speak loudly in a speaker so you can listen it and rewrite in your notebook, or rough wherever you want. So student, first question is, who was David? What did he want to become in his life? हु वॉज डेविड? तो आप सभी को पता है कि डेविड कौन था, बताएं। तो डेविड वॉज अ शेफर्ड बॉय, फुल स्टॉप। डेविड वॉज अ शेफर्ड बॉय, इसका आंसर मिल गया। व्हाट डिड ही वांट टू बिकम इन हिज लाइफ? वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता था? तो ही वांट टू बिकम अ सोल्जर इन किंग्स आर्मी। अ ही वांट टू बिकम अ सोल्जर इन किंग्स आर्मी, राजा की आर्मी में वो भी सोल्जर बनना चाहता था। ऐसा क्यों था स्टूडेंट, ध्यान से समझें। क्योंकि उसके अदर 3 ब्रदर्स जो थे वो किंग आर्मी में सोल्जर ही थे, तो उसके अंदर भी वो डिजायर थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। वाई डिड डेविड्स फादर सेंड हिम टू टाउन? डेविड के फादर ने उसे टाउन क्यों भेजा था? एंड व्हाट डिड ही कैरी विथ हिम? वो अपने साथ क्या लेके गया था? कुछ कैरी करके गया, कैरी मतलब ले जाना। तो देखिए, हिज फादर सेंड हिम टाउन टू सेंड फ्लोर एंड लेटर। एक लेटर था और फ्लोर था, यानी कुछ आटा था, उसको टाउन भेजना था। तो किससे भेजा था? इसी डेविड से। और वहां पर किनको देना था, ये इंस्ट्रक्शन क्या थी? टू हिज सन्स हु वर सोल्जर इन किंग्स आर्मी। तो उसके जो अन्य 3 बच्चे थे वो किंग्स आर्मी में थे, तो उन्हीं को वो लेटर और फ्लोर देना था। इसलिए कंप्लीट आंसर क्या बना? हिज फादर सेंड हिम टाउन टू सेंड फ्लोर एंड लेटर टू हिज सन्स हु वर सोल्जर इन किंग्स आर्मी, फुल स्टॉप। इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द सोल्जर्स ऑफ द किंग्स आर्मी इन ग्रेट पैनिक? वो ग्रेट पैनिक में क्यों थे? तो स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि ड्यू टू द गुलियट। गुलियट वॉज अ जायंट सोल्जर ऑफ फिलिस्तीनियन आर्मी, और उसने ललकार दिया था, ही चैलेंज्ड, कि आओ तुम में से कोई लड़े। तो इस वजह से कोई लड़ने वाला था नहीं, तो वो इतना प्रबल था, इतना सबल था, इतना माइटी था, शक्तिशाली था, और इतना विशाल काय था, ह्यूज बॉडी का था, तो उससे सभी लोग डरते थे। तो यही कारण था ग्रेट पैनिक का किंग्स आर्मी में। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो मैंने लिखा कि गुलियट वॉज अ स्ट्रॉन्ग जायंट ऑफ फिलिस्टाइन आर्मी। फिलिस्टाइन आर्मी का गुलियट एक जायंट सोल्जर था वो भी। ही चैलेंज्ड इज़राइल्स आर्मी। इज़राइल आर्मी को उसने चैलेंज कर दिया। ही चैलेंज्ड इज़राइल्स किंग आर्मी, जो इज़राइल की जो किंग आर्मी थी उसको उसने चैलेंज कर दिया। सो किंग्स आर्मी वॉज इन ग्रेट पैनिक। तो इसी वजह से किंग आर्मी जो थी वो बहुत पैनिक में थी, क्योंकि उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। Now the question number 4. Question number 4. What announcement had the king made? King made announcement to marry his daughter and to give the wealth to whom? जो उसके गुलियत को मार सकता था, डिफीट कर सकता था, उसको वो अपनी लड़की की शादी करेगा और बहुत सारा धन देगा। तो यही बात आपको लिखनी है। तो किंग अनाउंस्ड टू मैरी हिज डॉटर विथ दोज हु विल किल गुलियट। हु विल किल गुलियट। तो यहां पर एक चीज और डाल सकते हैं आप, किंग अनाउंस टू मैरी हिज डॉटर विथ दोज हु विल किल गुलियट,
and he promised to give jewels, jewels and golds to whom who will kill Goliath. गोल्ड और ज्वेल्स भी देने का उसने वादा किया था, तो ये चीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज गुलियत किल्ड, हाउ गुलियत कैसे मारा गया, व्हाट डिड डेविड डू विथ गुलियत, डेविड ने गुलियत के साथ क्या किया, कैसे उसको किल किया, ये चीज आपको बतानी है। तो डेविड थ्रोन अ स्टोन फ्रॉम हिज स्लिंग, अपनी स्लिंग से उसने एक पत्थर भर के मारा, दैट हिटेड बिटवीन हिज आईज, और वो जो स्टोन निकला वो हिट किया कहाँ पर, बिटवीन आईब्रो के पास उसके गुलियट के लगा, एंड गुलियट फेल डाउन एंड डेविड कट ऑफ हिज हेड, गुलियट गिर गया और डेविड ने उसका सर काट लिया। इस तरह से गुलियट मारा गया, यही चीज लिखना है। दैट्स नाइस। तो स्टूडेंट ये आप नोट कर लीजिए, इसलिए मैंने एक एक आंसर आपके सामने दिखा भी दिया है। अगर लेटर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने बोल भी दिया है, वो चीज़ आप वीडियो देखेंगे तो उसको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। इस तरह से देखिए हम लोग अगली एक्सरसाइज में जाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में ए को हम देखते हैं, ये क्या कहता है कि मैच विद द अपोजिट वर्ड, मैच विद द अपोजिट वर्ड। अच्छा, मैच विद द अपोजिट वर्ड, तो चलिए कर देते हैं। कॉलम नंबर ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम नंबर बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो देखिए बोल्ड, बोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोल्ड का अपोजिट हो जाएगा कावर्ड, कावर्ड का मतलब कायर और बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा गो, रुकने का, चलना, स्टे का गो। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली, और पेट का मतलब होता है पालतू। तो वाइल्ड का सही करेक्शन कहाँ हो जाएगा, पेट के साथ, ये पेट इज अ करेक्ट अपोजिट ऑफ वाइल्ड। और नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है, पैनिक। तो पैनिक के लिए सही जो इसका अपोजिट होगा वो आप पैनिक को काम कर दें, काम मतलब शांत, पैनिक मतलब अशांत, तो पैनिक का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लाउडली। तो लाउडली का क्वाइटली, लाउडली का क्वाइटली। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जैसे लाउडली है तो इसमें एल वाई लगने से ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो हमारा प्रयास होगा कि कोई वर्ड किस नेचर का है, पार्ट ऑफ स्पीच में जो उसकी कैटेगरी है उसी से उसका अपोजिट और सिनोनिम निकालें तो बेहतर होता है। तो हम लाउडली को काम भी कर सकते हैं, इसलिए कि लगभग लगभग ये अपोजिट सेंस देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लाउडली का जो एडवर्ब नेचर है, एडवर्बल नेचर है, वो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग काम का नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका एडवर्बल नेचर है इसका अपोजिट एडवर्ब ही चुनते हैं। तो लाउडली का सही आंसर क्या होगा, क्वाइटली, यहाँ पर हमने टिक कर दिया। फिर देखें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का डेनाई, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ के लिए एग्री होना। तो अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना, डिनाई कर देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अगला है डेड। तो डेड का क्या हो सकता है, डेड का मतलब मरा हुआ, तो इसका अपोजिट, सही अपोजिट क्या होगा, अलाइव, जीवित, जीवांत। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज नंबर ए हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज बी क्या कहती है। तो लर्न द फ्रेजेस एंड इडियमेटिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए स्टूडेंट होता क्या है, जैसे कहावतें और मुहावरे हिंदी में होते हैं ना, तो वैसे ही इंग्लिश में बहुत सारी फ्रेजेस और इडियमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इडियमेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग इडियम्स भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है और कुछ नहीं करना है, हमें इसमें कुछ करना नहीं है, ये आपको याद करनी है, दैट विल बी योर होमवर्क। तो आप इसको याद करें और अपनी कॉपीज़ में लिख भी लें। ये मैं जब आपकी कॉपीज़ मेरे सामने चेक होने आएगी तो मैं इसको देखूंगा। जैसे कि एन ओल्ड हैंड का मतलब क्या होता है, समवन विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एन ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड।
अब देखिए, ये साधारण भाषा में तो हम ओल्ड हैंड, पुराना हाथ ऐसा कहेंगे, लेकिन ये अगर हम कहावत की एडियम्स के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब है ओल्ड हैंड यानी एक व्यक्ति जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो समवन विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो पुराना व्यक्ति, पुराना आदमी, जैसे कहते हैं ना कि ये बाल यूं ही नहीं सफ़ेद हुए, अनुभव में सफ़ेद हुए, मतलब ये चीज़। तो ऐसे ही ये कहावतें होती हैं, तो इनको आपको याद करना है, मुहावरे और कहावतें। तो इन्हीं को हम लोग फ्रेजेस एंड इडियम्स बोलते हैं। तो गो वंस ऑन वे, इसका मतलब क्या होता है? एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप में कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके लिए हम एक ये पूरी फ्रेज यूज कर सकते हैं, गो वंस ऑन वे, यानी अपने रास्ते जाना। तो इनका हम लोग एक स्टैंडर्ड सेंटेंस का बनाने के लिए हम लोग फ्रेजेस एंड इडियम्स का यूज करते हैं। तो ये अभी आपकी इस क्लास में ये प्रयास किया गया कि आप इनको, एक लिस्टिंग है, इसको याद कर लें, तैयार कर लें, और जितना बेहतर तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये पूरी यहाँ तक है, इसमें कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी हैं और कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी हैं, तो उनको आप याद कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, ग्लोरियस ग्रामर। अभी तक वर्ड पावर था, ग्लोरियस ग्रामर। तो अब इस ग्लोरियस ग्रामर में ये थोड़ी सी ग्रामर सेंटेंस से रिलेटेड दिया है, तो हम लोग इस सेंटेंस को तो ग्रामर में और डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एज एक्सरसाइज हम इसको करते हैं। तो देखिए क्या है, एक्सरसाइज नंबर ए पर चले, दिस इज अ पेज नंबर 14। अब देखिए, राइट अ काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, ये नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके प्रकार लिखने हैं कि वो किस प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो आप जान लें कि सेंटेंसेस का प्रकार क्या होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपरेटिव। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे। तो इनका स्वरूप आपको ग्रामर में पढ़ाया गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको पुट अप करके कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन डिटेल इसका जो स्टडी है, एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको ग्रामर के चैप्टर में ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर एज अ एक्सरसाइज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हमें देखना है कि अमन इज लुकिंग स्मार्ट, अमन एक स्मार्ट दिख रहा है। तो अमन का स्मार्ट दिखना ये एक अफर्मेशन है, ना कि कोई निगेशन है। यानी ये एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एसर्शन होता है, उसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग पॉजिटिव के नाम से भी लिखते हैं, इसको हम, ये पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में भी आता है, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर, क्वेश्चन मार्क लग गया, WH क्वेश्चन आस्किंग वर्ड यहाँ पर लग गया, तो ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव। कुछ करना ही नहीं है, इंटरोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, टिक मारा, करेक्ट हुआ। इंटरोगेटिव मतलब अ सेंटेंस दैट आस्क सम क्वेश्चन टू यू इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, तो ये इंटरोगेटिव हुआ। सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, कुछ स्टूडेंट हैं जो नॉइज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, अफर्मेटिव हुआ। और ये एक तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम अफर्मेटिव में लेंगे, ना कि नेगेटिव और ना तो इंटरोगेटिव में लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 3 हुआ। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज को अगर देखते हैं कि प्लीज गिव मी अ कप ऑफ ट्री, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। तो ये क्या है, ये एक तरह का प्लीज लग गया ना, मतलब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट। इस इनके लिए हम किस टाइप के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, वो होता है हमारा इम्परेटिव। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इम्परेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है प्लीज वर्ड लगाते हुए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाँ व्हाट ब्यूटीफुल रोज। तो ये एक्सक्लामेशन का सिंबल है। जैसे ही कोई एक्सक्लामेशन आता है, एक मतलब सडन एक्सप्रेशन, सडन इमोशन क्रिएट होता है, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। श्योर है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, आपने यहाँ पर लिख दिया, और कुछ करना नहीं था। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर बी क्या कहती है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर बी कहती है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट।
यानी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इनके सामने ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कि अब पहला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है कि आई लाइक ब्रेव बॉयज। आई लाइक ब्रेव बॉयज, मैं ब्रेव बॉयज को पसंद करता हूं, तो इसको नेगेटिव बनाना है, निगेट करना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक बॉयज। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है ये किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव बनाते समय हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई क्या है आपका, आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम डू लगाएंगे ना कि डज लगाएंगे। तो आई डू नॉट लाइक बॉयज ऐसा कर सकते हैं। अब देखें, पायल डिड नॉट लाइक टू सी मूवीज। पायल डिड नॉट लाइक टू सी मूवीज, यानी पायल मूवीज देखना पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो नहीं करती है तो नहीं करती है, अच्छी बात है, मूवी देखना बहुत अच्छी बात भी नहीं है। तो अब ये नेगेटिव नेचर में है ऑलरेडी, इसको बदलना किस में है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव करने का मतलब हम निगेशन के लिए जो नॉट वर्ड यूज करते हैं उसको हटा दें। तो नॉट के लिए हम डिड यूज करते हैं तो वो भी हटा दें। लेकिन ये भी प्रेजेंट पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट पास्ट टेंस में है। इसका जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी ये प्रेजेंट पास्ट में बोल रहा हूँ, क्या गलत है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है कि जब हम डिड नॉट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ब की जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है इसको हम लोग थर्ड सेकेंड फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी नहीं यूज करते। तो पायल लाइक्ड टू सी मूवीज, बस हो गया, इतना ही करना है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब देखिए थर्ड क्या कहता है कि काजल कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम। काजल कंप्लीटेड, तो पहले सेंटेंस का नेचर देखिए, इस सेंटेंस का नेचर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव है कि काजल कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम। अब इसको हमें इंटरोगेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिड काजल कंप्लीट। यहाँ ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स, ये डिटेल में मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर समझ लें कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव करते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं, और जहाँ भी डिड का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ना कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म। ये कन्फ्यूजन बच्चों में अक्सर होता है, ये आप जान लें। तो डिड काजल कंप्लीट हर वर्क इन टाइम, और क्वेश्चन मार्क को पुट कर देंगे, तो ये इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। तो अब यहां पर क्या है, डू यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब ये इंटरोगेटिव नेचर में है, डू यू गो, तो ये डू यू गो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है, और इसको हमें स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव करना है या अफर्मेटिव करना है। तो हम क्या बताएंगे कि यू गो टू, यू गो, यहाँ पर फॉर अ वॉक है ना, तो यहाँ पर टू हट नहीं रहेगा, वो है भी नहीं, कटा हुआ है, आप समझ लें, यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, फॉर अ वॉक, ये यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, यू गो। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने गोज नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, और रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर गोज करते हैं, ईएस जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वर्ब की जो रूट फॉर्म है उसी को लिख देते हैं। तो गो क्या है, वर्ड की रूट फॉर्म है, तो यू गो, यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो इसका ये अफर्मेटिव हो गया। अब हम देखेंगे कि इट वॉज अ वेरी हार्मफुल क्रिएचर, ये बहुत ही हार्मफुल क्रिएचर है, इसका एक्सक्लामेटरी बनाना है, तो हम सीधे कुछ लिख दीजिए, वाव ऐसा भी जोड़ सकते हैं, ओह ऐसा भी जोड़ सकते हैं, जो भी एक सडन एक्सप्रेशन हो आपका इमोशन का, लेकिन ऐसा भी अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाउ हार्मफुल क्रिएचर वॉज इट, इट वॉज है ना, वॉज तो पास्ट में है, तो हाउ हार्मफुल क्रिएचर वॉज इट करके हमने एक्सक्लामेशन का सिंबल लगा दिया, तो ये एक्सक्लामेटरी में चेंज हो गया। अच्छा, सिक्स क्या कहता है कि डेविड वॉज अ ब्रेव बॉय, डेविड वॉज अ ब्रेव बॉय, तो इसको किस में करना है, हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो हम क्या कर देंगे, वॉज अ ब्रेव बॉय है,
तो हम वॉज डेविड आ ब्रेव बॉय इतना कर देंगे, वॉज डेविड आ ब्रेव बॉय। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमने बी तक की पेज नंबर 15 का बी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके आगे की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर होंगी तो मैं कल या नेक्स्ट टर्म जब भी आएगा 7th का, तो उसमें आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा के फिर मैं तीसरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा और फिर ग्रामर की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो स्टूडेंट जो भी एक्सरसाइज या होमवर्क दिया जा रहा है वो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें। उन कॉपीज को चेक करने का जो भी शेड्यूल टाइम होगा वो आपको थ्रू द व्हाट्सएप या जो भी आईटी का सोर्स है हमारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आपकी कॉपी स्कूल 1-2 दिन पहले मंगवा ली जाएगी, उसको सैनिटाइज किया जाएगा, फिर मैं उसको चेक कर दिया करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी वीडियोस को पूरी तरह तन्मयता से देखें और ऑल द एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज है कायदे से करें, मन लगा के करें, अपनी कॉपीज में करें, उसको तैयार भी करें, तब ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास को मैं इसी पॉइंट पर स्टॉप करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।